नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं वो 4 कहानियां सबसे पहले जिन पर आज आपने अपनी पसंद जाहिर की है। पहली कहानी, राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद क्यों आई? क्या ये राहुल की सियासी वर्जिश तो नहीं है? इस खबर को 21% लोग देखना चाहते हैं। आगे तफसील से बात करेंगे। अगली कहानी जो वोटिंग के लिए थी, ममता बनर्जी के साथ में रहने वाले नेताओं का मोहभंग क्यों हो रहा है? इस खबर को देखने के लिए 23% लोगों ने अपना वोट दिया है। पूरी खबर डिटेल में एक्सप्लेनर के साथ 7:28 पर अगले सेगमेंट में आपको दिखाऊंगा। और बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार का फायर टेस्ट पास या फेल, इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। बिहार में एक अस्पताल में आज भीषण आग लगी थी। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 आई है वो है दिल्ली में भ्रष्टाचार की आग। ये करप्शन कब होगी खाक? इस खबर को देखने में 31% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। तो आज सबसे पहले इसी खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। यही चक्रव्यूह की कवर स्टोरी है। भारत की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली आज भ्रष्टाचार की आग में धू धू कर जल रही है। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल से सिर्फ 21 लोगों की मौत नहीं हुई। इस अग्निकांड ने देश के भरोसे को भी झुलसा दिया है। वो भरोसा जिस पर यकीन करके हर साल लाखों लोग विदेशों से भारत में इलाज के लिए आते हैं। सोचिए जरा, कोई अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर अपने देश, अपने घर को छोड़कर भारत आता है, दिल्ली आता है, भारत के डॉक्टर्स पर भरोसा करता है, अस्पताल के पास एक होटल में कमरा किराए पर लेता है ताकि इलाज के दौरान थोड़ा आराम भी कर सके, उसके परिजन वहां पर रुक सकें। लेकिन उसे क्या पता होता है कि जिस दिल्ली को वो जिंदगी देने वाला शहर समझ रहा था, वहीं एक होटल उसके लिए मौत का चेंबर बन जाएगा, लाक्षागृह बन जाएगा। वो बीमारी से नहीं हारा, बल्कि दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। 21 में से 12 मरने वाले लोग विदेशी हैं, जो भारत की राजधानी में भी सुरक्षित नहीं रह पाए। ये हिंदुस्तान की राजधानी की बात हो रही है, जो अपने और अपनों के इलाज के लिए हमारे यहाँ आए, जो हमारे मेहमान बनकर आए। विदेशी मरीज भारत इसीलिए आते हैं ताकि बेहतर और सस्ता और अच्छे डॉक्टर से उनको इलाज मिल सके। लेकिन अगर हमारे यहाँ देश की राजधानी में ऐसी भ्रष्ट और लापरवाह व्यवस्था होगी तो कौन इलाज के लिए आना चाहेगा? 6 रूम के लाइसेंस में 20 रूम का होटल चल रहा था, यानी बिल्कुल इलीगल का। ना कोई सेफ्टी नॉर्म्स थे, ना ही फायर विभाग की एनओसी तक ली गई थी, क्योंकि एनओसी लेने के लिए तो धोखा दिया गया था पूरी तरीके से इस होटल को चलाने के लिए। एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं बनाया गया। ये एक भयंकर फेलियर है। ये नाकामी है एमसीडी की, ये नाकामी है फायर विभाग की, ये नाकामी है लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, और ये नाकामी है दिल्ली पुलिस की। यानी सभी सरकारी कर्मचारी, सभी सरकारी महकमे अपनी भूमिका निभाने में एक साथ फेल हो गए। ये लापरवाही हत्या के बराबर है। और अब इन 21 दर्दनाक मौतों के लिए सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या का मुकदमा क्या इन सभी कर्मचारियों पर, इनको ढूंढ ढूंढ कर उन पर नहीं चलाना चाहिए? इतने सालों तक ये सब कुछ चलता रहा अंधेर नगरी की तरह। कौन कौन अधिकारी रिश्वत लेकर आंखें मूंदे हुए थे, उन सबको ढूंढना चाहिए और उन पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? देखिए, फायर ब्रिगेड जो एनओसी देते हैं, फायर ब्रिगेड एनओसी तब देती है जब उसके पास केस रेफर होता है। केस कहाँ से आता है? हमारे पास एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, गवर्नमेंट बॉडी हमारे पास केस को भेजती है। उसके बाद हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं। तो इस केस में ये केस कभी फायर डिपार्टमेंट को रेफर ही नहीं किया गया, मतलब उसने कभी अप्लाई नहीं किया, एमसीडी ने हमारे पास भेजा नहीं, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंस देने की एमसीडी की है, फायर ब्रिगेड की नहीं। सुना आपने? ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। ये है अतुल गर्ग, जिन्होंने अपने सुना वो दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि एमसीडी की लापरवाही है, यानी दिल्ली नगर निगम के अफसरों की लापरवाही है। इन अधिकारियों ने देश के दामन को ऐसी आग में झोंक दिया जिसे सालों तक बुझाना अब आसान नहीं होने वाला है। जिस इलाके में आग लगी, ये एमसीडी के साउथ जोन में आता है। एक एक तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। साउथ जोन के अधिकारियों और मेयर से पूछा जाना चाहिए, बिना इजाजत के कैसे इतना बड़ा गेस्ट हाउस चल रहा था? अधिकारी क्या कर रहे थे?
सकरी गली में इस होटल को कमर्शियल लाइसेंस और एमसीडी क्लियरेंस किसने और कैसे दिया? क्या कोई रिश्वत दी गई? एमसीडी के इन अधिकारियों ने फायर विभाग के पास होटल की फाइल क्यों नहीं भेजी थी? दिल्ली हाईकोर्ट आग जैसी घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार को जनवरी में चेता चुका है। हाईकोर्ट ने जनवरी में चेताया था। कोर्ट ने सरकार से इसे रोकने के लिए एक्शन प्लान तक मांगा था। आज मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी भी ईमानदारी से निभाई होती तो आज भारत का नाम यूं बदनाम नहीं होता। जी हां, भारत का नाम बदनाम हुआ है। इलाज कराने विदेशी मरीज आए थे, उनके परिजन मारे गए हैं। साफ है कि इस हादसे की वजह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारा गड़बड़ झाला है। सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। रिश्वत का काला खेल पूरा दिखाई देता है। भ्रष्टाचार का बेहुदा नेक्सस दिखाई देता है। घूस लेना और घूस देना अपने देश में हम सब जानते हैं दोनों ही अपराध है। ऐसे में होटल संचालक और जिम्मेदार सरकारी अधिकारी दोनों ही तो इस हादसे के जिम्मेदार हुए। केवल होटल जिम्मेदार, होटल के मालिक पर जिम्मेदारी कैसे फोड़ी जा सकती है? सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन दिल्ली के सीने पर धधकती यह आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक चुन चुनकर इन भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिया जाता। दिल्ली के मालवीय नगर थाने में कई धाराओं के तहत अब केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला है, आग या विस्फोटक पदार्थ के जरिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है, दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने का मामला है, आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही जैसी बीएनएस की धाराएं लगा दी गई हैं। मैं साफ कहता हूं कि आज दिल्ली भ्रष्टाचार के उस बारूद पर बैठी है जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं, क्योंकि उचित और कानूनी परमिशन नहीं ली जाती है, कानून को ठेंगा दिखाया जाता है। तभी तो आए दिन कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं सड़क ढक जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया में भारत तेजी से मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बन गया है। हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन जब कोई अतिथि मालवीय नगर के लाक्षागृह में दम तोड़ता है तो सिर्फ हमारा आपका नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का सर शर्म से झुक जाता है। बेहद दर्दनाक, परेशान करने वाली डिस्टर्बिंग तस्वीरें। 24 घंटे से जब ये तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं तो मन दहल उठता है कि आखिरकार ये कुछ क्या चल रहा है। और उस जगह पे जो देश का दक्षिणी दिल्ली का एक पॉश इलाका है, वहां पर इतना बड़ा काला घोटाला चल रहा था और हजारों लोग वहां आते जाते, बड़े बड़े लोग मैक्स अस्पताल में जाके इलाज कराते, बड़े बड़े जो सरकार में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता का इलाज मैक्स अस्पताल में होता है। उनको देखने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनकी नजर नहीं पड़ती मैक्स अस्पताल के सामने क्या कुछ चल रहा है, किस हद तक बंद गलियों में बंद छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। भारत का मेडिकल टूरिज्म मार्केट 70,000 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 70,000 करोड़ रुपए का। बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, कीनिया, ओमान, यमन, यूएई, ईरान समेत कई देशों से लोग हमारे देश में इलाज कराने आते हैं। हमको इस बात का फख्र है कि हम इलाज कर पाते हैं इन लोगों का। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में इलाज का खर्च 60 से 80% तक कम होता है। भारत का मेडिकल टूरिज्म न केवल देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में बड़ा योगदान देता है, बल्कि ये विदेशी मुद्रा कमाने का भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। भारत सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया एक पहल भी शुरू की है, एक स्कीम भी शुरू की है, जिसके तहत विदेशी मरीजों के लिए मेडिकल वीज़ा प्रक्रिया को बहुत आसान और फास्ट ट्रैक किया गया है कि वो भारत आकर अपना इलाज जल्दी से करा सकें और राहत पा सकें। डॉक्टर्स भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के अंदर लगी भ्रष्टाचार की आग ने सब कुछ खाक कर दिया है। इसी भ्रष्ट सिस्टम के चलते विदेशी मीडिया में भी देश की आज जग हंसाई हो रही है। दुनिया के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इसे प्रमुखता से आज कवर किया। जो कल घटना घटी दिल्ली में, जिसमें नियमों की अनदेखी से हादसे की बात लिखी जा रही है। बीबीसी लिखता है, मरने वाले विदेशी इलाज के लिए भारत आए थे। जी हाँ, ये बीबीसी लिख रहा है, मरने वाले विदेशी इलाज के लिए भारत आए थे। ये इमारत एक गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, जहां पास के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिवार वाले रुकते थे। भारत में आग लगने की ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। जांच रिपोर्ट्स में कई बार खराब बिजली व्यवस्था, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और तय इस्तेमाल से अलग तरीके से चल रही इमारतों को ऐसे हादसों की बड़ी वजह बताया गया है।
स्पेनिश मीडिया एल पाइस ने लिखा है, दिल्ली के होटल में 21 लोगों की मौत हुई, जिसमें 12 विदेशी नागरिक हैं। दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। घनी आबादी, सकरी गलियां और कई पुरानी इमारतों में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण आग जैसी घटनाएं अक्सर गंभीर रूप लेती हैं। जर्मनी का बड़ा अखबार है, बड़ी एजेंसी है DW न्यूज, वो लिखता है, दक्षिणी दिल्ली के होटल में आग लग गई। इसके बेसमेंट में एक रेस्तरां और ऊपर होटल था। आग लगने के बाद पूरे होटल में धुआं भर गया और कई लोग अंदर फंस गए। ब्रिटिश मीडिया द सन ने लिखा, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा। आसपास के लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाए, जिससे कुछ लोगों की तो जान तो बच गई। ऐसे कई विदेशी मीडिया ने मालवीय नगर के इस अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से छापा है, जो हिंदुस्तान के ऊपर एक तरीके से लांछन भी है कि हम अपने घर आए लोगों का, जो इलाज कराने आए हैं, जो बीमार हैं, उनकी मदद करने की बजाय किस तरीके से उनकी आवभगत कर पाते हैं। विदेशी मीडिया ने कवर करते हुए कई अखबार लिख रहे हैं कि भारत में आग लगने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कई इमारतों में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम पूरे नहीं होते, इसीलिए अब आग लगती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है और लोगों की जान भी चली जाती है। इतना सब होने के बाद भी अभी भी मालवीय नगर में ऐसी कई इमारतें हैं जो भीषण हादसे का इंतजार कर रही हैं। हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने, मेरे संवाददाता हैं, ऐसी एक रिपोर्ट भेजी है जिसको आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जहां इस होटल में आग लगी मालवीय नगर का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग के पास में वो होटल है। और तस्वीर देखिए कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है। ऊंची ऊंची इमारतें आपको यहाँ नजर आएंगी, लेकिन कितनी खतरनाक इमारतें हैं ये, मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी जिस इमारत पे मैं हूँ यहाँ, ये तीसरी मंजिल है और यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो सिर्फ एक है। पहले तो ये देखिए, सब जगह टूटा हुआ मिलेगा। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो सर अभी 1.5 साल हुआ है। किराए पे रहते हैं जी, किराए। यहाँ इस बिल्डिंग में आने जाने का कितने रास्ते हैं? ये एक ही रास्ता है, ये वाला। सिर्फ एक ही रास्ता है। आप रुकिए, पहले मैं रास्ते की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। आप देख के हिल जाएंगे कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर किराए के घर दिए गए हैं, किस तरीके से जो बाहर से लोग आते हैं, जो विदेशी हैं, उन्हें यहाँ पे रुकाया जाता है। और तमाम जगहों पे होटल बने हुए हैं। ये देखिए, ये जीना है, मात्र एक जीना। 40 से 50 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। आप ये देखिए, यहाँ लाइट नहीं है क्या कुछ भी? ये देखिए, पूरा अंधेरा हो रखा है बिल्डिंग में। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग जर्जर हालात में है। 50 से 60 लोग यहाँ रहते हैं और तमाम लोगों के जो सामान है वो आपको सामने भरे हुए नजर आएंगे। इन कमरों को यहाँ किराए पे उठाया जाता है, इनसे पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई इस बिल्डिंग में आ जाए और इस बिल्डिंग में अगर कोई हादसा हो जाए तो निकल पाना मुश्किल हो जाएगा इस बिल्डिंग से। और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। दिल्ली में साकेत में मैक्स अस्पताल के सामने धड़ल्ले से इस तरह का धंधा चल रहा है और सब आंखें मूंदे बैठे हैं। या अभी दिल्ली में ट्रिपल लेयर सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार, MCD, और तीनों जगहों पर करप्शन की भारी परतें देखी जाती हैं। कल जब फ्लरिश स्टे होटल आग की लपटों से घिरा हुआ था, जान बचाने के लिए लोग कूद रहे थे, चारों तरफ चीख पुकार मची थी, उस नाजुक वक्त में फायर ब्रिगेड की टीम सकरी गलियों में फंसी हुई थी। इसीलिए उसको स्पॉट में पहुंचने में बहुत देरी लगी, जिसकी वजह से बहुत समय बर्बाद हो गया। लेकिन आसपास के लोगों ने आग में फंसे लोगों को बचाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। सोचिए उस खौफनाक मंजर को जब चारों तरफ चीख पुकार मची थी। तीसरी और चौथी मंजिल की खिड़कियों से लोग नीचे देख रहे थे, मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। नीचे मौत खड़ी थी और पीछे उनके आग थी। जब सरकारी सिस्टम सरकारी गलियों के जाम में फंसा तमाशा देख रहा था, तब मालवीय नगर के आम लोगों ने अपनी इंसानियत का फर्ज निभाया। एक गद्दा कारोबारी ने तो दुकान से निकालकर अपने गद्दे जमीन पर एक के ऊपर एक बिछा दिए, गद्दों का एक जगह से स्पॉन्ज बना दिया ताकि कोई ऊपर से नीचे गिरे तो उसको चोट कम से कम लगे। ये पूरी कोशिश एक स्थानीय व्यक्ति ने की। इन्हीं गद्दों में कूदकर 8 लोगों ने अपनी जान बचाई है। जो बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे और जिनके गद्दों पे कूद रहे थे, उनके दुकान के ओनर हमारे साथ हैं। तो बड़ी आप लोगों ने कोशिश की कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जान बचा पाए, इसीलिए अपने गद्दों का इस्तेमाल सारा इस्तेमाल कर दिया हमने। पूरी दुकान का सामान बाहर डाल दिया, निकाला गद्दे का, गद्दे, तकिया, रजाई वगैरह सब। कितने लोग उसकी वजह से बच पाए? 8 आदमी बचे हैं उसमें, 8 से 7 आदमी। 8 से 7 आदमी बच पाए। हाँ जी।
तो मतलब एक बड़ा संदेश आपकी तरफ से देने की कोशिश की कि कैसे फिर बाद में जो हमने डेड बॉडी निकाली वो हमने अपनी रजाई का कपड़ा, बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह सब दे दी। उस पर निकाल के लाया अंदर, क्योंकि स्ट्रेचर नहीं था ना इनके पास, हाँ। तो इस वजह से। फायर ब्रिगेड की जब टीम यहाँ पहुंची तो उसके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स थे जिनसे एक बड़ा बचाव हो पाए, या फिर सिर्फ आपके गद्दे ने एक बड़ी मदद करी? नहीं, मदद फायर ब्रिगेड वालों ने काफी हेल्प की, उन्होंने काफी काम किया, शटर काटा, उन्होंने अंदर आग बुझाई, वो टाइम पे आ गई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो टाइम पे नहीं आया, अगर टाइम पे नहीं आते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। गद्दे निकाल कर लगा दिए थे जब कूद रहे थे बंदे। जब फायर तो बाद में आई है, पहले 7 से 8 जो लोग थे वो पहले कूद। फायर की ब्रिगेड की जब गाड़ी आ गई तो अंदर कितने लोग रह चुके थे उस काफी समय? लोग थे, उस समय काफी लोग थे उस टाइम। ठीक है। जिस वक्त होटल में आग लगी उस वक्त वहां पर करीब 50-60 लोग ठहरे हुए थे। इन्हीं लोगों में गुरुग्राम के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल साहब का पूरा परिवार था। विवेक के पिता मैक्स साकेत में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्हीं को देखने के लिए विवेक अपनी पत्नी, 2 बच्चों और मौसा मौसी के साथ अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल से निकलने के बाद पूरा परिवार यहीं होटल में पहुंचा और नाश्ता करने के लिए रुक गया, लेकिन अचानक होटल में लगी आग में पूरा परिवार समा गया। अब एक और शॉट को दिखाता हूं। ड्रोन शॉट्स हैं, ड्रोन से हमने कैप्चर क्या किया है। ड्रोन शॉट से इस इलाके को देखिए, ये सकरी गलियां, ऊपर से देखने पर यह कोई राजधानी का विकसित इलाका नहीं हुई, बल्कि भ्रष्टाचार का बुना हुआ एक ऐसा चक्रव्यूह दिखाई देता है जहां से इमरजेंसी में जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब आग लगती है तो दमकल की बड़ी बड़ी गाड़ियां बेबस होकर दूर रुक जाती हैं, खड़ी रह जाती हैं, अंदर गलियों में पहुंच नहीं पाती हैं, जैसा कि कल के हादसे के वक्त हुआ। ये सिर्फ गलियां नहीं है, ये दिल्ली की वो नसें हैं जिनमें विकास नहीं बल्कि लापरवाही और रिश्वत का जहर दौड़ रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मालवीय नगर होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। होटल के बेसमेंट और टॉप फ्लोर पर 2 किचन बने हुए थे। दोनों किचन के अंदर एलपीजी के सिलेंडर रखे हुए थे। सिलेंडर्स में कोई धमाका नहीं हुआ, यह भी स्पष्ट किया गया। अब दिल्ली पुलिस ने जांच को लेकर डीएम समेत 3 विभागों को चिट्ठी लिखी और कई जानकारियां मांगी है। अब हादसे के बाद एमसीडी को चिट्ठी लिखकर स्ट्रक्चर सर्वे से जुड़े कागजात मांगे गए। बीएसईएस से बिजली कनेक्शन देते वक्त किस तरह का इंस्पेक्शन किया गया, उससे जुड़े कागजातों की जानकारी मांगी है और डीएम से बिल्डिंग इंस्पेक्शन को लेकर डॉक्यूमेंट्स देने को कहा गया है। ये वैसे ही है ना कि सांप निकल जाने के बाद आप लकीर पीट रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हादसा हो गया, अब तमाम चिट्ठियां, तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने ये चेताने वाले कदम अगर पहले उठाए होते तो ये सब आज नहीं हुआ होता। सब सवाल, सब जानकारी अगर पहले मांग ली गई होती तो आज ये हादसा नहीं होता। आज भारत की नाक अंतर्राष्ट्रीय जगत पर नहीं कटी होती। आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने एमसीडी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सीएम रेखा गुप्ता को 24 घंटे के बाद आज पीड़ितों से मिलने का वक्त भी मिल गया। वो हालचाल पूछने मैक्स अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। और जब वो अस्पताल से बाहर निकल रही थी तो वहां मौजूद पत्रकारों ने रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहा कि भाई 24 घंटे लग गए और यहां आने में उनको 24 घंटे क्यों लग गए, 1 दिन का वक्त। देखिए क्या कहा सीएम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की जुबान पर जैसे ताला लग गया था, आपने इन तस्वीर में साफ देखा। वैसे ही ठीक आज मैंने बिहार में भी नोटिस किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगी। आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर आई। बिहार के नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, वो इन दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो पहुंचे मौके पर। उनसे भी पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई आग लग गई है, क्या हुआ है, लेकिन उनका क्या रिएक्शन था, आप खुद देखिए। 4 मरीज से बात करेंगे, आराम से बात। सर, स्वास्थ्य मंत्री को जवाब दे सकते हैं। आपको कर रहे हैं ना, ठीक है सर, चलिए सवाल तो पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री है सर। निशांत जी जवाब तो दीजिए सर। 4 मरीज जिंदा जल के मर गए सर। जो जवाबदेह हैं, जिनसे जनता जवाब जानना चाहती है, वो चुप्पी साध कर चले जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो। सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी। इन दिनों राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं? वाकई में क्या सरकार के भीतर के लोग दगाबाजी करके राहुल गांधी तक सीक्रेट जानकारियां पहुंचा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के सिस्टम में सेंधमारी कर ली है, या फिर वो ऐसे ही हंगामा जानबूझकर खड़ा कर रहे हैं, गफलत कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब ये दावा कर रहे हैं कि देश में सरकार के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति बन गई है और अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? जगह थी दिल्ली में कांग्रेस का हेडक्वार्टर इंदिरा भवन और मौका था आदिवासी विभाग के कार्यक्रम का, लेकिन मंच से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा उसने पूरे देश को आज चौंका दिया। रिजर्व बैंक की ओर से सोना बेचे जाने की कथित खबरों के बीच राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर फ्रंटल अटैक किया। राहुल गांधी ने आशंका जताई कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और देश के भीतर विद्रोह की स्थिति बन रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संभावित विद्रोह को भांपते हुए देश की बड़ी संवैधानिक संस्थाओं और खुफिया एजेंसियों के लोग उनके संपर्क में हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी का एक बयान आपने ध्यान से सुना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, जिन पे राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं, वो ज्ञानेश कुमार जिनकी कार्यकलापों पर राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो अब राहुल गांधी के मुताबिक उनको जानकारियां दे रहे हैं कि सिस्टम में क्या चल रहा है। कुछ विरोधाभास लग रहा है आपको? राहुल गांधी ने बयान तो दे दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई शख्स अगर देश में इमरजेंसी की बात करे, खुफिया एजेंसियों के संपर्क में होने की बात करे, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? दरअसल राहुल गांधी का बयान उस वक्त में आया है जब महज 1 महीना भर पहले बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार ऐतिहासिक सरकार बनाई है। वहां पर 3 बार की सरकार ममता बनर्जी को जबरदस्त करारी हार दी है। वहीं आसाम में, जहां बीजेपी लगातार सरकार में है 2 टर्म से, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाकर फिर सरकार में आ गई है। यानी जो सरकार में नहीं था वहां सरकार में आ गई, और जहां सरकार में है वहां सरकार में बनी हुई है। तो जो पार्टी देश के 22 राज्यों में राज कर रही हो, उस पार्टी के नेता के लिए यह कह देना कि साल भर में कुर्सी पर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हैरानी तो सबको होगी। राहुल गांधी के बयान से सवाल तो यह भी है कि क्या सचमुच देश किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता जानकारी है जो देश से छिपाई जा रही है, या फिर यह सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है, सुर्खियां बटोरने की? सवाल कई हैं और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इस पर संग्राम और तेज होना तय है। जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, तो इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है।
मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। एक और राहुल गांधी देश में जिस आर्थिक सुनामी और अंदरूनी संकट की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्टॉक मार्केट की नियामक संस्था यानी कि रेगुलेटरी बॉडी सेबी की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से सीधे सरकार और एलआईसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी में 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू के हेर फेर की गड़बड़ी का दावा किया। सवाल पूछा कि पिछले 5 साल से इस कंपनी में चल रहे लाखों करोड़ों के फ्रॉड को कंपनी में 10.8% की हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी आखिरकार कैसे नहीं ध्यान दे पाई, अपना ध्यान इससे कैसे हटा सकती है। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या देश की सबसे भरोसेमंद संस्था एलआईसी ने यह भारी भरकम निवेश राजेश एक्सपोर्ट्स में खुद किया या फिर इसके पीछे सत्तारूढ़ इकोसिस्टम का उस पर दबाव था या इशारा था। तो मैं यही कहूंगा कि देश को मोदी युग एक आर्थिक रूप से एक काले युग के रूप में याद किया जाएगा, जहां इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ईश्वर रक्षा करे हमारे देश की। हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक तरीके से वेंटिलेटर पे है। हर जगह हालात क्राइसिस वाले हैं। इस कदर नाजुक है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले महीने देश की जनता के सामने आकर एक भावुक अपील करनी पड़ी थी कि देश हित में अभी कुछ वक्त के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदना बंद कर दे। इस बीच ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट छपी। इसमें अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से दावा किया गया कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। रिजर्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर यह सोना बेचा है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरबीआई करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की संपत्तियां खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की इस एक रिपोर्ट ने देशवासियों को 35 साल पुराना वो खौफनाक दौर याद दिला दिया जब जुलाई 1991 में मुंबई के आरबीआई वॉल्ट से भारी सुरक्षा के बीच ट्रकों में सोना लादा जा रहा था। बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था। मंजिल थी मुंबई एयरपोर्ट और फिर कार्गो विमान से लंदन। देश की साख गिरवी रखी गई थी, सोना गिरवी रखा गया था। अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी। हालांकि तब सरकार ने सोना बेचा नहीं था, बल्कि 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर 405 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाया था। मिशन ये इतना सीक्रेट था कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। लेकिन 8 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन ने इस महा सीक्रेट को सरेआम कर पूरे देश के होश उड़ा दिए थे और हंगामा हो गया था कि देश का सोना बाहर गिरवी रखा गया है। ब्लूमबर्ग की खबर पर अब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने फौरन रिएक्ट किया। एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए कि क्या यह खबर सही है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्या? सरकार कुछ बताती क्यों नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे, पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, बकौल अरविंद केजरीवाल। देश के सोने पर और बखेड़ा खड़ा होता इससे पहले केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की असलियत बता दी। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किए गए दावे को खारिज करते हुए लिखा, आरबीआई के सोना बेचने की खबर पूरी तरह गलत है। पीआईबी ने आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से जारी करते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% हो गई। इतने ही नहीं, 22 मई 2026 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 16.85% हो गई। इधर आरबीआई ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें रिजर्व बैंक ने साफ किया उसके पास मौजूद फिजिकल सोने का भंडार 880.52 टन है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 को उसके पास
5.8 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। यानी पिछले एक साल में सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ब्लूमबर्ग अमेरिका की जानी मानी एक फाइनेंशियल न्यूज एजेंसी है। इस एजेंसी की दुनिया भर में रेपुटेशन है। उसकी $12 बिलियन का सोना बेचने वाली रिपोर्ट को भारत सरकार की संस्थाओं पीआईबी और आरबीआई ने फेक और गलत करार दिया था। वैसे ब्लूमबर्ग का दावा, मैं फिर से अंडरलाइन करूं, ब्लूमबर्ग का दावा है कि मई के आखिरी 2 हफ्तों यानी 22 मई तक भारत का सोना विदेशों में बेचा गया। जबकि आरबीआई का ये जो प्रेस रिलीज आपके सामने है जो जारी किया गया कल 3 जून का ये प्रेस रिलीज है और 2026 का, ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट थी ये नॉट करेक्ट है और ये लिंक दिया गया। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इस पेज में अगर आप ऊपर देखेंगे जो डेट्स पड़ी हुई हैं अप्रैल 2024 तक की डेट्स है। 26 का हर 7 दिन का आंकड़ा यहाँ दिया गया है। अब 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल। ये रिपोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल तक का आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया। मेरा ये कहना है बेहतर तो ये होता कि आरबीआई जब ये डेटा जारी कर ही रही थी तो रियल टाइम डेटा जारी कर देती, यानी 3 जून तक का जब ये प्रेस नोट तैयार किया गया था। उससे साफ ये हो जाता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मई के आखिरी 2 हफ्तों की बात कर रही है और सरकार की रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक का आंकड़ा दे रही है। तो क्या इस बीच में सोना बेचा गया? अगर ये आंकड़ा सामने आ गया होता 3 जून तक का तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और देश को पता चल जाता कि सोना बाहर गया या नहीं गया। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी। वो जो आंखें से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। टीएमसी में क्या से क्या हो गया देखते देखते, गायब हो गए देखते देखते। ममता बनर्जी के 75% विधायक बगावत की मशाल जलाए हुए हैं। वहीं 80% से अधिक सांसद गायब हैं। 4 जून के बाद से उनका हाल अता पता लापता वाला है। कुछ पता नहीं चल रहा, न ममता के साथ दिख रहे हैं, न ही अकेले कहीं पब्लिक प्लेस पर दिख रहे हैं। टीएमसी की लेडी सांसद तो गायब होने की रेस में सबसे आगे हैं, खासकर सयानी घोष जैसी सांसद जो चुनाव प्रचार में ममता की क्षमता का डंका बजाती नहीं थकती थी। आज उनकी एक झलक नहीं दिखाई दे रही। आखिर ममता के एमपीज को क्या हुआ है? अंदर खाने क्या चल रहा है? टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा लापता। टीएमसी सांसद सायोनी घोष लापता। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी का पता नहीं। सागरिका घोष ममता के साथ क्यों नहीं दिख रही? बंगाल में हार के बाद टीएमसी की लेडी एमपी गायब क्यों हैं? जैसे टीएमसी के 80 में से 60 विधायक रूठ गए, क्या टीएमसी के सांसद भी अब टूटने वाले हैं? दीदी के दल में दरार कौन डाल रहा? जैसे विधानसभा में टीएमसी की कमेटी में 2 फाड़ हो गई, क्या अब टीएमसी की संसदीय समिति की बारी है? बंगाल में इस्तीफों की लगी झड़ी, ममता की टीएमसी कहां खड़ी? ममता के बागी विधायकों में कितने मुसलमान, किसके चलते बगावत वाला घमासान? अभी कुछ ही देर पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय ने बड़ा दावा किया है, टीएमसी बहुत जल्द टूट जाएगी। इससे पहले इसी हफ्ते उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ ही दिनों में टीएमसी खत्म हो जाएगी और दावा कर रहे हैं कि टीएमसी टूट के बिल्कुल करीब आ गई है। तो क्या अब टीएमसी के विधायकों के बाद बगावत की बारी टीएमसी सांसदों की है? सवाल है, क्या ऐसा बोलने वाले सुखेंदु राय इकलौते टीएमसी सांसद हैं या टीएमसी की महिला सांसद भी हैं जो अभी सीन से अता पता लापता दिखाई दे रही हैं? आइए टीएमसी की उन लापता लेडीज को भी जान लीजिए जो इन दिनों नहीं दिखाई दे रही हैं। ये तमाम वो महिला सांसद हैं, जून मालिया, महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष, मेनका गुरुस्वामी, सागरिका घोष, रचना बनर्जी और शताब्दी रॉय। अलग कुछ लोकसभा की हैं, कुछ राज्यसभा की हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दी ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में। अभी जो कुछ दिन पहले हुआ, सब की सब मिसिंग थी। उसमें वो लोग भी मिसिंग हैं जो हाल ही में राज्यसभा में पहुंची, मेनका गुरुस्वामी और जून मालिया जैसे। इनमें सबसे अधिक चर्चे तो महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष जैसी टीएमसी सांसदों की हो रही है, जो संसद में भी मुखर होकर बोलती रही। सयोनी घोष तो चुनाव प्रचार में भी बहुत वोकल थी, लेकिन अभी वो कहाँ हैं
पार्टी में बगावत पर उनका क्या स्टैंड है, इन सब मुद्दों पर बोलने से क्या वो बच रही हैं? बॉलीवुड की एक सुपर डुपर फिल्म दीवार का एक सुपर हिट डायलॉग है, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। कुछ ऐसी डायलॉगबाजी इन दिनों टीएमसी में चल रही है। ममता गुट के नेता और टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आज यही कहा है, पहले उनके साइन दिखाओ जिससे तुम टीएमसी के बागी विधायक करार दे रहे हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस ने ऋतुपत बनर्जी को टीएमसी के विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। ऋतुपत बागी हैं। बागी गुट की मांग को मानते हुए ऋतुपत बनर्जी को एलओपी पर दर्जा भी दे दिया गया। ऋतुपत बनर्जी के लिए एलओपी का कमरा भी अलॉट कल कर दिया गया, लेकिन अभी तक बागी गुट की वो चिट्ठी सामने नहीं आई जिसमें टीएमसी के 60 बागी विधायकों के दस्तखत का दावा किया गया है। आखिर उस समर्थन पत्र को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर ममता गुट की क्या दलील है, इस पर भी गौर कर लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था, ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। तो एक तरफ ममता गुट का यह दावा है कि अधिकतर विधायकों के साइन उनके लेटर पर भी थे, वहीं बागी गुट का दावा है कि टीएमसी के विधायक दल की बागडोर अब उनके हाथ में आ गई है। बागी गुट के ऋतुपत बनर्जी नेता विपक्ष बना दिए गए हैं। ऋतुपत बनर्जी भी दावा कर रहे हैं कि 60 विधायकों के साथ असली टीएमसी उन्हीं का धड़ा है। दरअसल कुल 80 विधायक हैं, 53 से अधिक चाहिए। अगर ये 2/3 मेजोरिटी होगी तो अलग गुट की मान्यता मिल सकती है, इसीलिए 60 का आंकड़ा दिया गया, पर 60 लोग दिखाई नहीं गए। लेकिन सवाल यही बनता है कि अपने पक्ष में 60 या 58 विधायकों के दस्तखत वाला पत्र ऋतुपत बनर्जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि कल जब वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे अपना दावा पेश करने के लिए, उस वक्त भी उनके साथ 58 एमएलए नजर नहीं आए थे। और जब एलओपी की मान्यता मिलने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त भी 30 से कम विधायक उनके साथ वहां कैमरे के सामने दिखाई दिए। अब तक 58 या 60 बागी विधायकों की लिस्ट भी सामने नहीं आई है, लेकिन जो विधायक ऋतुपत बनर्जी के साथ खुलकर नजर आ रहे हैं उनके नाम आपको बता देता हूं। गौर करने वाली बात है कि इनमें से 17 बागी विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मैं बागी भी दिखाता हूं, ये देखिए कौन कौन है ये लोग। ऋतुपत बनर्जी, संदीप अंसार, रथीन घोष, ये जो पहले नाम है ऋतुपत, प्रसून, नियामत, संदीप अंसार, रथीन घोष, चंद्रनाथ सिंह, प्रसून बनर्जी, शौली शाह, अरूप रॉय, काजल शेख, नियामित शेख, अरूजुर रहमान, गुलाम रब्बानी, रैयत हुसैन सरकार, मुस्तफिजुर रहमान सुमेन, नजरुल इस्लाम, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन, मारुल इस्लाम, जुल्फिकार अली, गुलशन मलिक, रबीना यसीम, जावेद खान, तौसीफुर रहमान, अब्दुल अजीज, नूर आलम और इमामी बिस्वास। ये ज़्यादातर लोग इसमें आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और अगर ये गुट जो असली टीएमसी कह रहा है आगे जाकर टाई अप करता है बीजेपी के साथ या गठबंधन करता है बीजेपी के साथ, तो क्या ये मुस्लिम विधायक पसंद कर पाएंगे इस चीज को? इस पर भी अब सवाल पूछे जाने लगे। अब सवाल तो यह भी है कि आखिर टीएमसी का बागी गुट या स्पीकर का दफ्तर उस लेटर को क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहा है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि 60 लोग ऋतुपत के साथ हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, हमारी सहयोगी पूजा मेहता साहब जान लेते हैं। जो विरोधी खेमे के जो विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, जिसे लीड कर रहे हैं ऋतुपत बनर्जी, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं की जाएगी क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जो खेमा ट्रांसपेरेंसी और पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करता है और उनके पास अगर 60 विधायकों का समर्थन है तो वो क्यों उस चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में फूट से ममता कैंप की ही मुश्किलें बनी हैं। ममता बनर्जी के नाम पर अब बागी कैंप में भी विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। पांचला से टीएमसी विधायक गुलशन मलिक ने यह दावा किया कि ऋतुपत बनर्जी कैंप ने उन्हें गुमराह किया है। जब ऋतुपत बनर्जी ने साइन करवाया था तो ये नहीं बताया कि वो ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर बनाने का दावा करेंगे। साइन करने का टाइम बोला, जो लोग बहुत बोला, हम लोग का बोला, ये ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है,
ये बात बोला एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के फोटो का लेके मीटिंग मिছিল करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया। वो बात बोला नहीं, हम लोग को वो बात बोला नहीं जब साइन किया 7-8 भी था उसने। और आखिर में आगे बात करेंगे पब्लिक व्यू की। पब्लिक व्यू में भूपेश मिश्रा ममता बनर्जी पर पोस्ट करते हैं। ममता बनर्जी संघर्षशील नेता रही हैं, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब पार्टी में टूट की स्थिति के बाद लगता है कि उन्हें फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। पब्लिक व्यू जो दिल्ली में आग लगी उस पर राघव कृष्णा का है, ऐसा क्यों होता है, होटल हो या अस्पताल, आग लगती है, आम आदमी मरता है और तभी सिस्टम की नींद टूटती है। लापरवाही करने वालों को कठोर सजा मिले तब हालात बदलेंगे, यही तो चक्रव्यूह में हमने भी कहा। तो आज मेरे साथ इतने ही, अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।